मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि जो प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स होते हैं या जिनको हम प्राथमिक पृष्ठवंशी लक्षण कहते हैं, ये कब पाए जा रहे होते हैं? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणीय अवस्था के दौरान। भ्रूणीय अवस्था के पश्चात या तो उनमें से वो लक्षण डिसअपीयर हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें केवल हमें 3 ही प्राइमरी कैरेक्टर बताने होते हैं, जिसमें एक नाम दिया जाता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, दूसरा नाम दिया जाता है नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति और तीसरा नाम दिया जाता है फायरेंजियल गिल स्लिट्स, अर्थात जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनिक लोम दरारें पाई जाती हैं जो बाद में डिसअपीयर हो जाती हैं, लेकिन जो लोअर एक्वेटिक कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें थ्रू आउट द लाइफ वही बनी रहती हैं। जैसे हम मछलियों की बात करें तो मछलियों के जो भ्रूण होते हैं उनमें भी क्या होता है? फायरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। और जब मछलियां या फिश मेच्योर हो जाती है, एडल्ट हो जाती हैं, तब भी उनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं श्वसन के लिए वही होते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ जब भी पूछा जाता है आपसे कि पृष्ठवंशियों के प्राथमिक या मूलभूत या आवश्यक लक्षण बताएं, तो आपको किसका नाम लेना पड़ेगा? 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, जिसमें पहला पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, दूसरा या तो खोखली या नलिकाकार तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति और तीसरा हम बता रहे होते हैं ग्रसनिक लोम दरारों की उपस्थिति। ये तीनों के तीनों जो यहाँ पर कैरेक्टर्स होते हैं ये भ्रूणीय अवस्था के दौरान पाए जाते हैं और आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, इसेंशियल होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। इसलिए इनको हम महत्वपूर्ण लक्षण भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा भी कह सकते हैं, या इनको प्राइमरी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर भी कहा जा सकता है, या इनको हम मूलभूत लक्षण भी कह सकते हैं। किसके? पृष्ठवंशियों के या कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है ना? लेकिन इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा। इनको कहा जाता है फाइलम कोऑर्डिनेटा की सामान्य लक्षण, या हम चाहें तो कह सकते हैं कोऑर्डिनेटा के सामान्य लक्षण या पृष्ठवंशियों के सामान्य लक्षण। जनरल का मतलब क्या होगा? सामान्य लक्षण। अब आप कहेंगे कि सामान्य लक्षण किसको कहें? तब यहां पर यह कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट्स में आवश्यक या मूलभूत लक्षणों के अतिरिक्त जो लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों को हम क्या कह रहे होते हैं? सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स कह देते हैं। क्या बताया मैंने? मूलभूत लक्षणों के अतिरिक्त जो लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि मूलभूत का मतलब है कि वो आवश्यक रूप से पाए जा रहे हैं और भ्रूणीय अवस्था में अधिकतर ये लक्षण अधिकतर कब होते हैं? एडल्ट अवस्था में आ रहे होते हैं, भ्रूणीय अवस्था के बाद आ रहे होते हैं। तो हम ये कह रहे होते हैं कि वे लक्षण जो मूलभूत लक्षणों के अतिरिक्त कोऑर्डिनेट में पाए जाते हैं उन्हें हम सामान्य लक्षण या जनरल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेटा कह सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो हम ये कह रहे होते हैं कि जो जंतु होते हैं कोऑर्डिनेट, ये सभी प्रकार के आवास में पाए जा सकते हैं। ठीक है ना? अर्थात दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, सभी प्रकार के आवासों में ये मिल सकते हैं। अर्थात हम पहले ही लक्षण में क्या बता रहे होते हैं कि
जंतु सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, जैसे आप लिख सकते हो जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटेट, कोमा स्थलीय आवास, टेरेस्ट्रियल, स्थलीय आवास, तथा एरियल हैबिटेट, वायवीय आवास। ठीक है। तो पहले यहां पर जो जनरल कैरेक्टर होगा वो क्या होगा कि जो जंतु होते हैं या कॉर्डेट्स होते हैं वो सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, अर्थात ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिलेंगे आपको, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर भी मिलेंगे और एरियल हैबिटेट में भी मिलते हैं। ठीक है ना। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट। क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड पॉइंट, कॉर्डेट्स कैसे होते हैं बताओ। द्विपार्श्विक। अगर हम की पॉइंट देखें तो ये कह सकते हैं कि इनमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। ठीक है। द्विपार्श्विक के अलावा क्या बताओगे, त्रिस्तरीय, इसको कह रहे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, अर्थात जंतुओं का जो शरीर होता है तीनों भ्रूणीय जनन स्तरों से मिलकर के बनता है, जिसमें एक्टोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है और मेसोडर्म भी होती है। ठीक है। इसके बाद हम बता रहे होते हैं त्रिस्तरीय के अलावा यूसीलोमेट। यूसीलोमेट का मतलब होता है कि इनमें जो देह गुहा पाई जाती है वो वास्तविक होती है, मेसोडर्मल द्वारा अस्तरित होती है, मेसोडर्म लेयर के द्वारा अस्तरित होती है, उसको हम कह रहे होते हैं यूसीलोमेट, अर्थात ये वास्तविक देह गुहा युक्त होते हैं। तथा ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ठीक है। मैंने जो आपको चैप्टर बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें ये कहा गया था कि हम भ्रूणीय डेवलपमेंट के आधार पर दो तरह के एनिमल लेते हैं, एक तो प्रोटोस्टोमिया और एक डिटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब होता है भ्रूणीय अवस्था के दौरान कोरक रंध्र से पहले मुख बनता है, माउथ, उनको हम कह रहे होते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोज मीन्स फर्स्ट, स्टोम मीन्स माउथ या अपर्चर। यहाँ पर हम कह रहे होते हैं डिटरोस्टोमिया। डिटरोस्टोमिया का मतलब होता है वे एनिमल या वे कॉर्डेट्स प्राणी जिनमें भ्रूणीय अवस्था के दौरान कोरक रंध्र से एनस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एनस का निर्माण होता है। एनस का निर्माण हो रहा होगा तो ऐसे एनिमल सारे के सारे क्या कहलाएंगे? डिटरोस्टोम्स। क्लियर हो गया? ठीक है। जिसमें हम नाम किसका ले सकते हैं? कॉर्डेट का। कॉर्डेट में सारे के सारे कैसे होते हैं? डिटरोस्टोम्स होते हैं। लेकिन नॉन कॉर्डेट के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें अधिकतर कैसे मिलेंगे आपको? प्रोटोस्टोम्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? इसके पश्चात थर्ड पॉइंट, कॉर्डेट्स में इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। खंडी भवन
पाया जाता है। ठीक है, इसको कह रहे होते हैं हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड। लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा जो या तो भ्रूणीय अवस्था में बता सकते हो, जो भ्रूणीय अवस्था में पेशीय व्यवस्था के रूप में, पेशीय व्यवस्था के रूप में, और वयस्क में, वयस्क का मतलब होता है एडल्ट, कशेरुकाओं के रूप में। काओं के रूप में व्यवस्था प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 पॉइंट, इसमें हम बता रहे होते हैं कि इनमें जो पाया जाने वाला हार्ट होता है, हृदय, आदर्श सतह पर पाया जाता है। आदर्श सतह पर पाया जाता है, जो आहार नाल के ऊपर पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर में उपस्थित रहता है या स्थित रहता है। ठीक है ना, अर्थात कहां पर होगा हार्ट, आदर्श सतह पर, और आदर्श सतह के पीछे की तरफ क्या है, आहार नाल, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ क्या पाए जा रहे होते हैं, जिनको हम हृदय आवरणीय गुहा कह रहे होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कह सकते हो, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कह सकते हो, उसमें ये उपस्थित रहता है। ठीक है ना, इसके पश्चात नेक्स्ट रक्त या रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है, बंद प्रकार का पाया जाता है। सभी कॉर्डेट में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बंद प्रकार का होता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेट के अंदर, केवल यूरोकॉर्डेट में इसको अगर आप देखोगे तो ओपन टाइप मिलेगा, बाकी सभी में कैसा मिलेगा, ये बंद प्रकार का होता है। अर्थात हम कह रहे होते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है। साथ में रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं में, आरबीसी में श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जा रहा होता है? हीमोग्लोबिन पाया जा रहा होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रुधिर का लाल रंग क्यों होता है, तो क्या बता रहे होते हो आप? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किसके अंदर होती है? आरबीसी में। ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन भी अगर आपसे पूछा जाता है लाल क्यों होती है, तो एक पोरफायरिन पिगमेंट होता है, उसके कारण होती है। ये क्रोमोप्रोटीन है। हीम क्या है? आयरन पिगमेंट होता है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन होती है। ठीक है। और साथ में हम कह रहे होते हैं कि रक्त का जो बहना है, रक्त अग्र दिशा से पश्च की तरफ बहता है। बाद में शरीर से इसको कलेक्ट करके फिर वापस कहां पर लाया जाता है? हार्ट में लाया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो बंद का मतलब होता है, ये मतलब ये होता है कि जो रुधिर होता है पूरे टाइम शरीर के अंदर बंद नलिकाओं में रहता है। हार्ट से किस में आएगा? धमनियों में। धमनियों से किस में जाएगा? धमनिकाओं में। धमनिकाओं से किस में चला जाएगा? केशिकाओं में। केशिकाओं से किस में चला जाएगा? सिरिकाओं में। सिरिकाओं से किस में चला जाएगा? सिराओं में। और सिराओं से वापस किस में आ जाएगा? हार्ट में। इसलिए पूरे टाइम जो रुधिर का सर्कुलेशन है या ब्लड का सर्कुलेशन है, वो किसके अंदर होता है? बंद नलिकाओं के अंदर होता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वास्कुलर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है। अगर सभी में हम देखें कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, तो दो तरह का पाया जाता है, क्लोज और ओपन टाइप। तो यहाँ पर हमें कैसा बताना होगा? क्लोज टाइप बताना होगा। एक्सेप्शन हो सकता है कि प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर ये ओपन टाइप भी हमें मिल जाता है, जबकि हम सामान्य रूप से यही कहते हैं कि कॉर्डेट में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं नंबर 6। इसमें हम कह रहे होते हैं कि इनमें जो आहार नाल होती है कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। आहार नाल पूर्ण होती है। पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। साथ में हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अधिकतर जो इंट्रा सेलुलर होता है ये किसमें पाया जा सकता है? जो लोअर एनिमल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि नॉन कॉर्डेट में भी जो निम्न श्रेणी के, जिसमें हम नाम ले रहे होते हैं अधिकतर प्रोटोजुआ का, प्रोटोजुआ के बाद पॉरीफेरा का, ठीक है, सीलेंटेटा तक बता दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में पाचक ग्रंथियां हैं, ये मिल करके किसको बना रही होती है? पाचन तंत्र को बना रही होती हैं। अर्थात कॉर्डेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। किससे बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर हम बता रहे होते हैं कि जो कॉर्डेट्स हैं इनमें यकृत, निवाहिका तंत्र,
एवं वृक्क निवाहिका तंत्र पाया जाता है। निवाहिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन स्तनधारियों या स्तनियों एवं पक्षियों में रीनल पोर्टल सिस्टम वृक्क निवाहिका तंत्र अनुपस्थित होता है। अब देखिए यहां पर मैंने अभी बताया था कि लीवर, यकृत, इसको हम हेपेटिक कह रहे होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, दोनों ही कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, दोनों सिस्टम कॉर्डेट्स में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन होता है कि जो मैमेलिया होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, केवल कौन सा वाला पाया जा रहा होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अगर हम हमारी बात करें, हम कॉर्डेटा को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर केवल यकृत निवाहिका तंत्र है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सभी कॉर्डेट की बात करें तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, स्तनधारियों में और पक्षियों में ये वाला तंत्र, या हम कह सकते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता। अब आप कहोगे यकृत निवाहिका तंत्र क्या होता है? देखिए यकृत निवाहिका तंत्र का मतलब होता है कि हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं उस खाने में प्रोटीन, उसमें फैट, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऊर्जा मिल जाएगा। ऐसे ही फैट के डाइजेशन के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा मिल जाएगा। लेकिन जब प्रोटीन यहाँ पर टूटता है तो प्रोटीन किसमें टूटेगा? एमिनो एसिड में। और एमिनो एसिड को आहार नाल से या एमिनो एसिड युक्त पाचक भोजन को आहार नाल से निवाहिका शिरा के द्वारा ब्लड के माध्यम से कहां पर पहुंचाया जाता है? लीवर में। निवाहिका शिरा प्लस लीवर मिलकर के निवाहिका तंत्र बनाते हैं। और जब यहाँ पर यकृत निवाहिका तंत्र में ये पचा हुआ भोजन पहुंचता है तो इसमें से बहुत सारी विटामिन को ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है, प्रोटीन को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टोर भी कर लेता है। उसके पश्चात जो एमिनो एसिड होते हैं उनका डीएमिनेशन हो जाता है, अर्थात अमोनिया बन जाती है। और जो अमोनिया बनती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक होती है, विषाक्त होती है, पॉइजनस होती है। इसलिए उस अमोनिया को इमीडिएट एलिमिनेट किया जाना चाहिए शरीर से। अगर उसका एलिमिनेशन शरीर से तुरंत नहीं होगा तो शरीर के ऊपर उसका पॉइजनस इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए जो हमारा लीवर होता है ये डिटॉक्सिफाइड ऑर्गन के रूप में काम करते हुए डीएमिनेशन के बाद जो अमोनिया बनती है उस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा के क्या बना देता है? यूरिया। और यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में कम हानिकारक होता है। उसको एलिमिनेट करने के लिए पानी की भी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और फिर उस यूरिया युक्त ब्लड को वहां से कहां पर भेज दिया जाता है? वृक्क में या किडनी में। और जब वो वृक्क में पहुंच जाता है तो वृक्क क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, अर्थात वो है यूरिया यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जहां पर यूरिन लगातार होता रहता है वहां से स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो जो तीव्र स्मेल आ रही होती है वो तो अमोनिया की होती है। वापस यूरिया अमोनिया और किसमें टूट जाता है? CO2 में। कार्बन डाइऑक्साइड फिर वातावरण में चला जाता है और जो अमोनिया है वो वहां रह जाती है। उसी अमोनिया की वहां पर बहुत ही तीव्र या पिक्यूलियर स्मेल आ रही होती है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? इसलिए हम कह रहे होते हैं कि कॉर्डेट्स में यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्क निवाहिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन स्तनधारी और पक्षियों में ये वृक्क निवाहिका तंत्र नहीं होता।
जबकि कॉर्डेट्स में यकृत निवायिका तंत्र या पक्षियों में, स्तनियों में, सभी में होता है। ठीक है, इसके पश्चात में नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर हम बता रहे होते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, इन कॉर्डेट्स को समतापी या असमतापी कैसे होते हैं? समतापी या असमतापी होते हैं। ठीक है, समतापी का मतलब होता है वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, और इनको कह रहे होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, इसको यहां पर पाइक्लोथर्मल भी कहा जाता है, इसको यहां पर होम्योथर्मल भी कहा जाता है। इनको हम कह रहे होते हैं गर्म रुधिर वाले, और ये होते हैं शीत रुधिर वाले। गर्म रुधिर वालों को हम समतापी कह रहे होते हैं, शीत रुधिर वालों को असमतापी कह रहे होते हैं। समतापी का मतलब क्या होता है कि चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, लगभग समान बना रहता है। अर्थात हमारे शरीर के तापमान को वातावरणीय तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से फ्लक्चुएट नहीं करता। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी लगभग 40-42 टेम्परेचर जब पहुंच जाता है तो हमारे शरीर का भी 42 टेम्परेचर पहुंच जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब है हम कैसे होते हैं? समतापी। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कॉर्डेट हैं लेकिन असमतापी हैं। असमतापी का मतलब क्या है कि उनके शरीर का जो तापमान है वो बाहरी वातावरण के तापमान से प्रभावित होता है, फ्लक्चुएट होता है। तापमान बाहर ज्यादा होगा तो उनके शरीर का तापमान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बाहर तापमान कम होगा तो उनके शरीर का तापमान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं जिनको हम सरीसृप कह रहे होते हैं, जिनमें आपने देखा होगा रेंगने वाले जंतु आते हैं, जैसे अधिकतर स्नेक्स वगैरह होते हैं। आपने देखा होगा स्नेक्स जब गर्मियां होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियां होती हैं तो भी आपको बाहर नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दियां होती हैं उस समय भी आपको बाहर नहीं मिलेंगे, और यदि उस समय ये बाहर मिल भी जाते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर हम जनवरी में जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और स्नेक को बाहर छोड़ दें तो क्या होगा? बाहर के तापमान के कारण स्नेक की बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और कम होने से जो शरीर के अंदर ब्लड है वो फ्रीज कर जाता है, जम जाता है, और जंतु सर्वाइव नहीं करता, अर्थात वो डेड हो जाता है। इसलिए उन परिस्थितियों से बचने के लिए क्या करते हैं? उस समय अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ थोड़ा सा गर्मी होती है, और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उस समय ये हाइड कर लेते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो मेढक वगैरह होता है पानी में रहने वाले, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? फ्रॉग। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस समय पानी का टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे तालाब है, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो तालाब का पानी भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। उससे बचने के लिए मेढक क्या करेगा? कीचड़ में चला जाएगा। इसको हम क्या कह रहे होते हैं? एस्टिवेशन कह रहे होते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता कह रहे होते हैं। मिट्टी का या कीचड़ का या मड का जो टेम्परेचर होगा वो ऊपर से कम होगा, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो पानी एकदम से कैसा हो जाता है? चिल्ड हो जाता है, एकदम से ठंडा हो जाता है। तो ठंडा हो जाएगा तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा, ब्लड फ्रीज हो सकता है, ये मर सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए भी ये क्या करेगा? कीचड़ में चला जाएगा, हिबरनेशन, जिसको हम शीत निष्क्रियता कह रहे होते हैं। उस समय कीचड़ का जो तापमान है पानी के तापमान से कुछ ज़्यादा होगा, और वहाँ पर ये निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। इनके अंदर जो फैट का डिपोजिशन होता है उसी से उपापचय के द्वारा ये ऊर्जा या क्या करते हैं? एनर्जी प्राप्त करते रहते हैं और सर्वाइव करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब रेनी सीजन आता है तो एकदम से बहुत सारे मेढक आपको बाहर दिखाई देंगे। कारण यही होता है कि मिट्टी के अंदर पानी जब जाएगा तो वो मौसम एकदम से समान होते हुए ये सब बाहर निकल जाते हैं उस समय। ठीक है, तो क्लियर हो गया? क्या मतलब होगा इसका
कि समतापी और असमतापी, अर्थात समतापी क्या होते हैं, बाहर ब्लडेड, जिनके शरीर का तापमान बाहरी तापमान से या वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता। असमतापी कौन से होते हैं, जिनके शरीर का तापमान बाहरी तापमान से प्रभावित होता है। अगर हम बर्ड्स की बात करें, हम हमारी बात करें जिसमें स्तनी प्राणी आते हैं, ये सभी समतापी होते हैं। बाकी अगर आप देखोगे जिनमें आप एम्फीबिया का नाम भी दे सकते हो, रेप्टाइल का नाम भी दे सकते हो, फिशीज का भी नाम दे सकते हो, ये कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है ना। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर हम बता रहे होते हैं कि इनमें या कॉर्डेट्स में बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल विकसित होते हैं या पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ठीक है। अंतः कंकाल किससे बना होता है, अंतः कंकाल अस्थि एवं उपास्थि से बना होता है। उपास्थि से बना होता है या दोनों से बना होता है, अर्थात हड्डी यहाँ मिलकर के किसको बना रही होती है, एंडोस्केलेटन को। और बाह्य कंकाल में आपने देखा होगा सारे के सारे त्वचा व्युत्पन्न होते हैं, स्किन डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें आपके नाखून हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं, सींग हो सकते हैं, पंख हो सकते हैं, चोंच हो सकती है, पंजे हो सकते हैं, शल्क हो सकते हैं। जो एक्टोडर्मल और कैसे होते हैं, मेसोडर्मल। रेप्टाइल्स में जो शल्क होते हैं बाह्य कंकाल बनाने वाले, वो तो मेसोडर्मल होते हैं। बाकी सारे चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, चाहे आपके सींग हो, जो जानवरों के होते हैं ना, जैसे गाय है, बैल है, ठीक है, और चाहे आप उनमें खुर कह दीजिए, होक जो होते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, एक्टोडर्मल होते हैं, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल होते हैं। भ्रूणी अवस्था में बाह्य जनन स्तर से बने होते हैं। क्या बना रहे होते हैं, बाह्य कंकाल। शरीर में पाई जाने वाली बेकठोर संरचनाएं जो शरीर को बाह्य रूप से एक नियमित आकार आकृति प्रदान कराती हैं तथा सुरक्षा देती है, वो बाह्य कंकाल होता है। शरीर में आंतरिक रूप से जो शरीर को पाई जाने वाली बाह्य संरचनाएं, कठोर संरचनाएं, शरीर दोबारा सुन लीजिए, शरीर के अंदर पाई जाने वाली बेकठोर संरचनाएं जो शरीर को अंदर रहते हुए एक नियमित आकार आकृति प्रदान करती हैं, उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, अंतः कंकाल कह रहे होते हैं। तो शरीर में अंतः कंकाल किससे बना होता है, हड्डियों से, अस्थि और उपास्थि से। इनमें से अलग अलग भी बन सकता है और दोनों मिलकर के भी बना रही होती हैं, ठीक है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम कह रहे होते हैं कि ये जितने भी कॉर्डेट होते हैं, इनमें जनन केवल लैंगिक जनन ही होता है। कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात पोस्ट एनल पूंछ। पोस्ट एनल का मतलब होता है कि इनमें पश्च गुदीय पूंछ पाई जाती है, जो कुछ जंतुओं में वयस्क होने पर डिसअपीयर हो जाती है या गायब हो जाती है। ठीक है, ओके।